नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन के बारे में। बुध और शुक्र की युति कुंडली के अंदर काफी ज्यादा शुभ फल देने वाली कही गई है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों आपस में परम मित्र हैं। अब यहाँ पर बुध और शुक्र का जब कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन होगा तो एक तरह का राजयोग कहा जाएगा। तो ये राजयोग कुंडली के वाले को कितना धन इत्यादि देगा, क्योंकि कुंडली के अंदर जब राजयोग होता है और वो राजयोग शुभ स्थिति में होता है, अपना फल पूरी तरह से देने में सक्षम होता है, तब ऐसे में व्यक्ति एक राजा के समान जिंदगी जीने वाला होगा। मगर कई बार राजयोग और भी कई तरह के राजयोग बताए गए हैं, तो राजयोग कुंडली में होने के बावजूद हमें उनके फल नहीं प्राप्त हो पाते या फल कम प्राप्त होते हैं। क्योंकि राजयोग होगा तो कितना धन देगा, व्यक्ति लखपति होगा, करोड़पति होगा या अरबपति होगा, कितने सुखों की प्राप्ति करेगा, तो ये सब डिपेंड करता है कि कुंडली के किस हाउस में वो राजयोग बना हुआ है, साथ ही किन कारणों से वो अपना पूरी तरह फल नहीं दे पा रहा है। 20% रिजल्ट दे रहा है, 30 दे रहा है या 100% दे रहा है, तो कैसे उसके 100% रिजल्ट लिए जाएं उसकी बात करेंगे। साथ ही किन स्थितियों में वो अशुभ फल दे सकता है, तो उसके अशुभ फलों से बचाव के लिए करना क्या है इसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बुध और शुक्र इज इक्वल टू राजयोग। अब यहां पर बुध और शुक्र के मसनूही सूरज। अब ये मसनूही सूरज क्या चीज है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, और जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी होगी। हम लोग हर वीडियोस में ऑलमोस्ट बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, मसनूही प्लैनेट। अब मसनूही प्लैनेट क्या चीज है, ये ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी ग्रामर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक ग्रामर के नियमों की जानकारी नहीं होगी, रूल्स को आपने नहीं समझेंगे, तब तक आप एग्जैक्टली चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आपने देख लिया कि बुध शुक्र के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, हमारी कुंडली में इस हाउस में है, मगर रिजल्ट तो मिले नहीं। तो यहाँ पर जब ग्रामर के रूल अप्लाई करेंगे, जैसे कि आज हम करेंगे, और आज आप मसनूही प्लैनेट का जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी प्लैनेट्स के बारे में, वहां पे ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे। तो वहां पे मसनूही प्लैनेट का जो टॉपिक कराया था उसमें काफी डिटेल में बात करी थी। उन्हीं सब बातों को अगर उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ ये समझेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सूर्य के मसनूही प्लैनेट बताए थे बुध और शुक्र। बुध के बताए थे बृहस्पति और राहु, शुक्र के बताए थे राहु और केतु। ये बुध के, शुक्र के, सूर्य के जब आप वीडियोस देखेंगे पहले प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां पे भी आपको बार बार इन सब बातों का डिस्कशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि आपको अभी इन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अलग अलग हाउस में जब बात करेंगे और रेमेडीज की बात करेंगे तो मसनूही प्लैनेट का यूज कैसे होगा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे शुभ हालात की, फिर बात करेंगे अशुभ हालात की। तो कुंडली के 12 ही घरों में ये राजयोग कब शुभ फल देगा और उसके बाद कब अशुभ फल देगा और कैसे इसके शुभ फल प्राप्त करने हैं। बुध शुक्र। अब देखिए यहाँ पर इस कोटेशन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बुध शुक्र जब दो हो इकट्ठे, शनि भी उम्दा होता हो, अन्न दौलत की कमी न कोई, घी मिट्टी से निकलता हो। अब ये कोटेशन अभी वीडियो के स्टार्टिंग में एक व्हाइट पेज लगाया था उसमें लिखी हुई है, तो यहाँ पर दो लाइनों को आपसे शेयर किया गया है। तो बुध शुक्र जब दोनों इकट्ठे, यानी कि दोनों जब कुंडली में इकट्ठे होंगे, तो शनि भी उम्दा होता है, यानी कुंडली में शनि भी अच्छा फल देगा। दूसरा, अन्न दौलत की कमी ना कोई, यानी कि धन दौलत अन्न किसी बात की ऐसे व्यक्तियों को कमी नहीं होगी। घी मिट्टी से निकलता हो। घी और मिट्टी क्या है, ये शुक्र की कारक चीजें हैं, यानी कि शुक्र अब कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। जब तक दोनों का सूरज से ताल्लुक न हो, उम्दा सर। अब कुंडली के 12 ही घरों में ये योग कहीं भी हो, अगर सूर्य से किसी प्रकार का दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है किसी प्रकार से भी, तो यहाँ पर ये योग शुभ फल ही देगा। औरत का सुख 37 साल, धन दौलत कभी हार न देगा। अब औरत का सुख यानी कि शादी के बाद, जिस दिन से शादी होगी उसके बाद से 37 साल उम्र तक पत्नी का उत्तम सुख बताया गया, यानी गृहस्थ जीवन उत्तम होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, धन दौलत की कभी हार न देगा, यानी कि जीवन में उसे धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा। औरत अमीर खानदान से होगी, यानी कि उसकी जो वाइफ है या लाइफ पार्टनर जो है वो
पैसे वाले घर का होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में किस्मत में नेक मसनूही सूरज, आधा राज दरबार का असर। अभी ये बात क्यों लिखी है? देखिए, फर्स्ट हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है मेष राशि। ये पिछली वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो समझ जाए कि हमारी जो हॉरोस्कोप है वो कालपुरुष कुंडली पर बेस होती है। जितने हमारे कुंडली के 12 घर हैं वो कालपुरुष कुंडली के आधार पर डिजाइन किए होते हैं। जैसे हमें ये पता है कि 10th हाउस ये है, अब 10th हाउस किसका है? कर्म का। दूसरा क्या है? आय का। तो ये दोनों हाउस किसके? सैटर्न के, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये फर्स्ट हाउस भी, और यहाँ पर जो राशि लिखी गई है, नंबर लिखा गया है, वो 1 नंबर की राशि मेष राशि है। तो इसी तरह फर्स्ट हाउस के मालिक कौन हुए मेष राशि के हिसाब से? मंगल। और मेष राशि में उच्च का ग्रह किसे माना गया है? सूर्य को। तो यहाँ पर जब बुध और शुक्र की युति होगी तो बन जाएगा क्या? मसनूई सूर्य। यानी कि यहाँ पर हमने सूर्य को भी कंसिडर करना है। एक तरह से मान के चलेंगे कि यहाँ पर सूरज भी बैठा हुआ है। अब सूर्य देवता जब यहाँ पे होंगे तो अपनी उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। जब सूर्य फर्स्ट हाउस के वीडियो में जाके आप चेक करेंगे तो लगभग आपको वही फल देखने को मिलेंगे। तो जो प्रिकॉशन सूरज फर्स्ट हाउस के लिए बनाई गई है वो प्रिकॉशन को भी आपने फॉलो करना है, उन रेमेडीज को भी फॉलो करना है। अब सूरज अगर अकेला यहाँ पे होता रियल में तो यहाँ पर उच्च की स्थिति में होता। अब यहाँ पर सूरज आपने मसनूही पार्ट में यानी कि आधी हालत में माना जाएगा। यहाँ पर फिर भी सूरज है, तो सूरज फर्स्ट हाउस की वीडियो बताया था कि राज दरबार से ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान लाभ की प्राप्ति होती है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। अब सेकेंड हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस के अंदर भी ये, अभी हम शुभ हालत की बात कर रहे हैं। शुभ हालत कब होंगे? जब कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? ये बताया मंगल। मंगल कुंडली में शुभ होना चाहिए। अगर मंगल अशुभ हुआ यानी कुंडली में मंगल बद अप्लाई हुआ। अब मंगल बद के बारे में हर वीडियो में बात करते हैं, हर वीडियो में इसका डिस्कशन आता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने सबसे पहले कुंडली के अंदर अगर ये युति बनी हुई है फर्स्ट हाउस में तो मंगल बद को चेक करना है। कुंडली में मंगल बद तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर मंगल बद अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले इस युति के शुभ फल प्राप्त करने के लिए मंगल बद की वीडियो में जाकर मंगल बद के लिए जो रेमेडीज बताई गई है उन रेमेडीज को फॉलो करके आपने अपने मंगल को शुभ कर लेना है। जब मंगल शुभ होगा तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप ही शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। अगर चाल चलन उम्दा तो दोनों ग्रह का अपना अपना उत्तम फल होगा। अब देखिए यहाँ पर बुध और शुक्र कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में होगा। अब ये बड़े ध्यान से समझना है। सेकंड हाउस के अंदर बुध भी शुक्र भी दोनों शुभ फल देते हैं। शुक्र का इस घर पर अधिकार है क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है, तो शुक्र यहाँ पर अपने घर में आ गए। बुध अपने मित्र के घर में है, मगर यहाँ पर बृहस्पति कुंडली में अच्छा हो तो बुध अच्छा फल देते हैं। अदरवाइज ये बुध के टॉपिक में बताया था, अदरवाइज बुध जो है यहाँ पर बृहस्पति को कमजोर करते हैं। अगर अकेले बुध हैं तो बृहस्पति को कमजोर करते हैं, तो ये दोनों ही बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है? अब देखिए बुध और शुक्र जब यहाँ पे होंगे तो आपने क्या कंसिडर करना है? बुध के मसनूई प्लैनेट बृहस्पति और राहु, यानी कि यहाँ पर बृहस्पति और राहु भी हैं बुध की जगह, और शुक्र की जगह राहु और केतु भी हैं। अब अगर बात करते हैं बृहस्पति और राहु की, जो बुध के मसनूई है, तो वहां पर बृहस्पति तो सेकंड हाउस में शुभ स्थिति में है, अच्छे माने गए हैं, मगर राहु को शुभ नहीं माना गया है। इसी तरह शुक्र के मसनूई प्लैनेट कौन से? राहु केतु, तो वहां पर सेकंड हाउस में केतु शुभ माने गए हैं, मगर राहु को अच्छा नहीं माना गया है। अब यहाँ पर बुध भी है और शुक्र भी है, और दोनों के मसनूई पार्ट में राहु आता है, तो यहाँ पे राहु क्या हो गया? डबल। तो यहाँ पर डबल राहु हो गया, तो राहु का बैड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करना क्या है? हमने राहु की रेमेडी कर लेनी है, यानी कि राहु सेकंड हाउस की रेमेडी क्या है? चांदी की ठोस गोली अपने पास रखना, या चांदी के चैन में पिंजरे के अंदर वो गोली डलवा के गले में पहनना। तो ये रेमेडी यहाँ पर कर लेंगे
तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक ही जो माइनस पॉइंट था राहु, वो यहां से कंट्रोल हो गया। अब राहु बैड रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अब शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। बात करते हैं थर्ड हाउस की। अब थर्ड हाउस में जो ये कॉम्बिनेशन होगा, तो थर्ड हाउस किसका है? 3 नंबर की राशि यानी कि बुध का अपना घर है, मगर इस घर पर अधिकार किसका है, यानी कारक कौन है इस घर के? मंगल। साहस और पराक्रम का घर है, तो यहाँ पर बुध को शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि मंगल का कंट्रोल ज्यादा रहता है यहाँ पर। और मंगल क्या है? बुध के शत्रु। अब मंगल कुंडली के अंदर चेक करने पड़ेंगे, जैसे हमने फर्स्ट हाउस के लिए मंगल को चेक किया, तो वही कंडीशन मंगल को चेक करना है। मंगल अगर बद है तो मंगल बद की रेमेडी पहले करनी है, अदरवाइज मंगल ठीक है तो रेमेडी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तब उत्तम फल, मंगल अगर कुंडली में ठीक है तब तो उत्तम फल, बहुत शुभ फल देगा, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र इजिकल टू सूर्य है। क्योंकि बुध अकेले तीसरे घर में काफी ज्यादा अशुभ बताए गए हैं, बुध के टॉपिक में बताया था, मगर शुक्र के साथ होने से अब यहाँ पर हमने इसे एज ए सूर्य कंसिडर करना है। तो उत्तम फल चंद्र अब अशुभ फल न देगा। अब चंद्रमा जो है कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जो हमारे सुख भाव के कारक हैं, यानी कि जीवन में कितने भी धन आप प्राप्त कर लें, मगर उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये सारा का सारा फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और इसके मालिक और कारक दोनों है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, खुशी के कारक हैं। चंद्रमा कुंडली पीड़ित होंगे तो सब कुछ होना भी व्यर्थ हो जाएगा, और चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे हैं तो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ अच्छा लगेगा। तो चंद्रमा की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो कुंडली में चंद्रमा अब शुभ फल ही देगा, चाहे कहीं भी कैसा ही हो, बेशक कुंडली में चाहे चंद्र ग्रहण क्यों ना हो। इससे पीछे टॉपिक में हमने कराया था चंद्र ग्रहण के बारे में, तो वहां बताया था कि चंद्र ग्रहण जब कुंडली में होता है तो किस तरह के अशुभ फल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण जो बताई थी स्थिति, वो स्थिति होने के बावजूद भी यहाँ पर चंद्रमा अब अशुभ फल नहीं देगा। फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस की बात करते हैं, तो फोर्थ हाउस के अंदर देखिए ये कॉम्बिनेशन, किसी भी तरह का आदमी व्यापार करे तो उत्तम फल ही देगा, यानी कोई व्यापार करना यहाँ व्यक्ति को शुभ फल ही देगा। साथ ही राजयोग। अब क्यों है इस बात को समझिए, इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। क्यों? बुध और शुक्र मसूनी क्या है? बृहस्पति और राहु, बृहस्पति और राहु, साथ ही शुक्र के राहु और केतु। अब फोर्थ हाउस के अंदर आपको बताया था कि पापी ग्रह अशुभ फल नहीं देंगे। उसके पीछे का लॉजिक आपको जब उनका टॉपिक कराए थे वहां पूरी जानकारी दे दी थी, क्यों नहीं देंगे। तो यहाँ पर राहु केतु कोई अशुभ फल नहीं देगा। अब बचा कौन? बृहस्पति। बृहस्पति फोर्थ हाउस के अंदर आके उच्च का हो जाते हैं, यानी किस्मत अब आपकी बुलंदी पे होगी। तो जब किस्मत बुलंदी पे होगी तो कुंडली के अंदर वाला कोई भी काम करेगा तो उसके अंदर उसे शुभ फल ही प्राप्त होंगे। मिट्टी में हाथ डालेगा तो सोना मिलेगा, और किस्मत खराब तो सोना भी मिट्टी। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन क्यों शुभ फल देगा, उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर बृहस्पति उसी कंडीशन में आ जाएंगे और शुभ फल देंगे। साथ ही अगर बुध और शुक्र की बात करते हैं तो उसका मसूनी सूर्य बनेगा, तो सूर्य ही फोर्थ हाउस में शुभ फल देते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा एक क्लास लेवल का राजयोग बन जाएगा। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस के अंदर औलाद पर कोई बुरा असर न देगा। अब ये बात क्यों लिखी है, ये बात क्यों लिखी है कि औलाद पर कोई बुरा असर नहीं देगा? क्योंकि पांचवें घर के अंदर जब बुध और शुक्र होंगे तो जैसा भी आपको बताया कि इनके मसनूही प्लैनेट को भी कंसिडर किया जाएगा, यानी कि बृहस्पति राहु और राहु केतु। तो जहां भी ये कॉम्बिनेशन होगा राहु डबल आ जाएंगे। अब राहु फिफ्थ हाउस की वीडियो में बताया था कि यहाँ पर औलाद के संबंध में शुभ फल नहीं देते। ये राहु फिफ्थ हाउस की वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब बेशक मसनूई पार्ट में राहु भी हों और केतु भी हों जो यहाँ पर शुभ फल नहीं देते, मगर अब वो औलाद पर कोई बुरा असर नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य भी, ये सूर्य के मसनूई प्लैनेट हैं। तो सूर्य
एक तरह से अपने घर में आ जाएंगे, तो शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। अब 6th हाउस की बात करते हैं, तो खुद अपने लिए राजयोग होगा। अगर लड़के न भी हों तब भी लड़कियां सूरज की तरह उत्तम फल देंगी। बुध का उम्दा फल, औरतों से मदद मिलेगी, गृहस्थी का सुख होगा। अब यहाँ पर देखिए 6th हाउस के अंदर बात करते हैं, बुध अपनी कन्या राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे 6 नंबर की राशि कन्या राशि, यहाँ बुध उच्च के माने गए हैं। साथ ही बुध की मसुनी ही क्या है, बृहस्पति और राहु, जिसमें राहु कुंडली के अंदर, राहु की बेस्ट पोजीशन क्या है, 3rd हाउस और 6th हाउस, यहाँ राहु भी उच्च के हो गए। दूसरा यहां पर बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र कुंडली के अंदर यहां पर अच्छा फल नहीं देते, मगर बुध के साथ हमेशा शुभ फल देते हैं। तो यहां पर बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही बढ़िया राजयोग बन जाएगा। तो सबसे अच्छा राजयोग कहां बना, 4th हाउस में और उसके बाद 6th हाउस में। इन दो हाउसेस के अंदर बेस्ट पोजीशन में आ गए। हालांकि सेकंड में, फर्स्ट में, सभी जगह कुंडली में ये अच्छे योग बताए गए हैं, मगर जो बहुत ज्यादा अच्छे योग हो गए वो 4th हाउस और 6th हाउस में। अब यहाँ पर खुद के लिए राजयोग अगर लड़के न भी हों तब यहाँ पर लड़कियां सूरज के समझने की, ऐसे व्यक्ति की लड़कियां जो हैं, क्योंकि बुध क्या है, बहन बेटी बुआ का कारक। अब बहन बेटी बुआ का कारक बुध जब कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो ऐसे व्यक्ति के लड़कियां नाम रोशन करेंगी, लड़कियां बड़ी लायक होंगी। तो यहाँ पर लड़का ना भी हो, क्योंकि कुंडली के अंदर और भी योग देखने पड़ते हैं लड़की कंडीशन के लिए, तो किसी कारण से अगर लड़का नहीं भी है और लड़की है, तब ऐसे व्यक्ति के लड़कियां भी जो है वो लड़के के समान ही, लड़के से भी ज्यादा अच्छी होंगी, नाम रोशन करने वाली होंगी। बुध का फल उम्दा, यानी कि व्यापार से ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा धन लाभ की प्राप्ति होगी, महिलाओं से मदद मिलती होगी जीवन में, और गृहस्थी का पूर्ण सुख होगा। अब यहाँ पर 6th हाउस में अगर ये योग है तो यहाँ पर दृष्टि कहां से आती है, 2nd हाउस से। ये दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा जो हमारे नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है उससे डिफरेंट है। तो जो लोग को जानकारी नहीं है वो स्टार्टिंग में एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से वीडियो है, वहां जाके समझ सकते हैं। ये लाल किताब के अंदर दृष्टियों का किस तरह से बताया गया है। तो 2nd हाउस से दृष्टि कहाँ आती है, 6th हाउस पे। अब 2nd हाउस में अगर सूर्य है तब क्या लिखा है, स्टेशनरी, बुक्स, प्रिंटिंग, गवर्नमेंट वर्क, लेखन, दिमागी कामों से बहुत धन लाभ। तो यहाँ पर अगर सूर्य है तो बुध के काम, क्योंकि सारे काम किसके हैं, बुध के, तो बुध के व्यापार से बहुत ज्यादा धन लाभ ऐसा व्यक्ति कमा सकता है। साथ ही अगर वो गवर्नमेंट में किसी तरह का काम करता है, गवर्नमेंट से जुड़कर किसी तरह का काम करता है, साथ ही बुध के काम हो और गवर्नमेंट से जुड़ के करे, तो काफी ज्यादा उसे धन लाभ की प्राप्ति होगी। शनिचर 2nd हाउस। अब शनिचर अगर 2nd हाउस में है तो जायदाद हरदम बढ़ती जाए, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों के मित्र क्या हैं, शनिचर। तो जायदाद हरदम बढ़ती जाए, ईमानदारी का धन होगा। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति का जो धन होगा वो ईमानदारी का होगा, यानी कि धोखाधड़ी से धन नहीं कमाया होगा। चाहे 2 में सूर्य और शनि हो, यानी कि 2nd हाउस में सूर्य और शनि हो, ऐसे व्यक्ति का धन ईमानदारी का होगा और जायदाद उसकी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि धन दौलत जायदाद सबकी प्राप्ति काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में होगी। 7th हाउस। अब 7th हाउस की अगर बात करते हैं तो इस घर के मालिक कौन है, शुक्र, कारक बुध। हम मालिक और कारक दोनों 7th हाउस में बैठ जाएंगे तब उत्तम गुजरान, यानी कि उत्तम जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी का, साथ ही गृहस्थी, कारोबार, औलाद, सभी तरह के बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। जीवन में धन अच्छा होगा, औलाद अच्छी होगी, गृहस्थी अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा। अगर ऐसा व्यक्ति आड़ती का काम करे, आड़ती मीन्स अनाज का, तो यहाँ पर अनाज से रिलेटेड कोई भी काम करता है, डिपार्टमेंटल स्टोर भी बोल सकते हैं, या मंडी में जो आड़ती होते हैं उसका काम करता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धन के योग बन जाएंगे, अच्छा धन कमा सकता है। खाना नंबर 8 में
इस युति को शुभ नहीं माना गया है, इसलिए शुभ हालात में इसकी बात नहीं करेंगे। अभी जब अशुभ हालात की बात करेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। 9th हाउस, अब 9th हाउस की बात करते हैं तो 9th हाउस में हमने जब पढ़ा था बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, तो पढ़ा था कि जनरली 9th हाउस में बुध और शुक्र दोनों अशुभ फल ही देते हैं, मगर हमने कुछ एक कंडीशन में वहां ये भी बात करी थी कि यहाँ पर ये शुभ फल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अकेले अकेले तो इन्हें शुभ नहीं माना गया है, मगर जब इकट्ठे होंगे तब किस तरह का फल देंगे। देखिए यहाँ पर 1st हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, इन हाउसेज में चंद्र, केतु या बृहस्पति अगर हैं तब भी, क्योंकि यहाँ पर बुध, जब हमने 9th हाउस की बात करी थी तो इन हाउसेस के अंदर जिनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन हाउसेस में अगर चंद्र, केतु या बृहस्पति हैं तब यहाँ पर बुध को बहुत ज्यादा अशुभ माना था। मगर यहाँ पर अब जब बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा तब इन हाउसेस के अंदर चंद्र, केतु, बृहस्पति हो तब भी ये युति शुभ फल ही देगी। क्यों देगी? क्योंकि बुध प्लस शुक्र इज इक्वल टू सूर्य। तो यहाँ पर इसे सूर्य के रूप में भी देखा जाएगा और सूर्य बृहस्पति के घर में शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर अब सूर्य का असर शामिल होने की वजह से ये कॉम्बिनेशन बन गया और अब ये अशुभ फल नहीं देगा। तो इसलिए कई बार आपको बताया है कि जब कोई प्लैनेट सिंगल होता है तो उसका रिजल्ट हर हाउस में जाके अलग हो जाते हैं। जब युतियां यानी कि कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह जब 3 प्लैनेट की कॉम्बिनेशन होता है, 4 प्लैनेट का होता है, तो यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम सभी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, 3rd प्लैनेट, 4th प्लैनेट, 5th प्लैनेट, सभी तरह के कॉम्बिनेशन। बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। अब 10th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तब उम्दा सेहत का मालिक साहिब अकल होगा जब तक खाना नंबर 2 उम्दा हो, यानी कि अच्छी सेहत का मालिक और साहिब अकल होगा, यानी कि बहुत ज्यादा दिमागदार होगा जब तक खाना नंबर 2 उम्दा हो। अब ये बात क्यों कही गई है? बेसिकली ये सारे के सारे ग्रामर के रूल हैं। तो यहाँ पर जब तक आप ग्रामर के रूल्स को नहीं समझेंगे तब तक आप इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। मगर फिलहाल यहाँ पर आप अपने हॉरोस्कोप में अगर चेक कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, तो आपने एक तो खाना नंबर 2 को चेक करना है, साथ ही इस घर के मालिक कारक शनि को चेक करना है। तो यहाँ पर खाना नंबर 2 अच्छा हो। अब अच्छा कब होगा? उसके लिए क्या है, खाना नंबर 8 को देखना होगा, क्योंकि खाना नंबर 8 से दृष्टि कहा जाती है 2 पे। यहाँ पर 2 में कौन सा प्लैनेट बैठा है? अगर यहाँ पर शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है जो 2 नंबर में अच्छा रिजल्ट देता है तो खाना नंबर 2 अच्छा है। साथ ही 6th हाउस में शनि नहीं होना चाहिए। 8वें घर के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट ना हो जो खाना नंबर 2 का शत्रु हो, या 8वां घर खाली होना चाहिए। तो खाना नंबर 2 किन कंडीशन में शुभ होगा, उसके लिए सीधा से ये है, आपने क्या चेक करना है, बुध शुक्र अगर आपके यहाँ पर है तो खाना नंबर 2 खाली हो, या इसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह के खाना नंबर 2 की वीडियो को जाके चेक कर लें। तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्लैनेट वहां पर शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, क्योंकि वहां पर हमने दोनों ही कंडीशन की बात करी हुई है। तो यहाँ पर आप इजीली समझ जाएंगे खाना नंबर 2 आपका शुभ है या अशुभ है। 12th हाउस, अब 12th हाउस की बात करते हैं, क्योंकि 11th हाउस में भी ये कॉम्बिनेशन शुभ फल नहीं देगा। 8 में और 11 में विशेष तौर पर शुभ फल नहीं देगा, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया है। अशुभ हालात में बात करेंगे। 12th हाउस के अंदर लंबी उम्र में उम्दा सेहत होगी, लंबी उम्र में उम्दा सेहत होगी, क्योंकि दोनों को मिला के सूर्य बन जाएगा। तो सूर्य 12th हाउस में अच्छा, बृहस्पति भी है यहाँ पर तो अच्छा, केतु भी है यहाँ पर तो अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इन हाउसेस के अंदर कब शुभ फल देगा? जब किसी भी हाउस के अंदर ये युति बनी हुई हो, उस घर के मालिक और कारक को चेक कर लें। सपोज कीजिए 10th हाउस में है तो मालिक कारक कौन है? शनि। तो सबसे पहले शनि को चेक करें। शनि कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी बात है, ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा फल देने वाला, जैसे आपको पता है वो देगा। अगर शनि शुभ नहीं है तो शनि को ठीक कर लें। तो आज हमने बात करी एक राजयोग के बारे में,
बुध और शुक्र के राजयोग कुंडली के 12 ही ग्रहों में कब कितना शुभ फल दे सकता है और कैसे उसके अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त किए सकते हैं। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, इसी वजह से हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि एक राजयोग जिसके इतने ज़्यादा शुभ फल बताए गए हैं कब वो बहुत ज़्यादा अशुभ फल कुंडली के अंदर देगा। और जब आप उसके अशुभ फल को समझेंगे तो आप समझेंगे कि एक राजयोग इतना बुरा अशुभ फल भी दे सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए जो रेमेडियल प्रिकॉशन है उसकी बात भी करेंगे, कैसे अशुभ स्थिति को शुभ स्थिति में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।